आज तक आपने दो राज्य, दो देश या फिर दो महादेश की सीमा को देखा होगा। आपने दो प्लैनेट के बीच मौजूद स्पेस के बारे में भी सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी यह इमेजिन किया है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की सीमा कैसी दिखती होगी? यानी कि हमारे ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर क्या मौजूद होगा? वहां से हमारी मिल्की वे, हमारा सोलर सिस्टम और हमारा अर्थ कैसा दिखता होगा? और क्या ब्रह्मांड के उस छोर के बाद भी दूसरे ब्रह्मांड यानी कि मल्टीवर्स मौजूद होंगे? वैसे है तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। पर हम धरती पर बैठे साइंस की मदद से इस चीज की सटीक कल्पना जरूर कर सकते हैं। हम यहीं बैठे बैठे बस साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्रह्मांड के छोर की यात्रा कर सकते हैं। और अपने उन सारे सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं जो हमारे मन में हर रोज आते हैं। तो देर किस बात की, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक की यात्रा पर ले जाते हैं और उन सारे सौर मंडल, गैलेक्सी और ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं जिसके बारे में आप कब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये यात्रा काल्पनिक होने वाली है, पर अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपको ऐसा महसूस होगा मानो आप वास्तव में अंतरिक्ष की सैर करके वापस आए हैं। तो चलिए अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस सफर की शुरुआत के साथ हम एक स्पेसशिप में बैठकर ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए उड़ान भर चुके हैं। और हमारा स्पेसशिप कुछ ही देर में धरती के वायुमंडल को पार करते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के समीप आ पहुंचा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम शॉर्ट में ISS भी कहते हैं, यह धरती से 250 माइल्स की दूरी पर स्थित मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना है, जो कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है। और अभी इसमें कुल 15 देशों के कंबाइंड स्पेस स्टेशन से मौजूद हैं। आइए अब हम अपने स्पेस क्राफ्ट को ISS से ऊपर लेकर चलते हैं। अब जो आपको ये मशीन्स जैसी आकृतियां अर्थ के चक्कर लगाती हुई दिखाई दे रही हैं, ये सारे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि धरती पर मौजूद सैकड़ों देशों ने अपनी सहूलियत के लिए धरती के ऊपर भेजा हुआ है। और ऑफिशियल डेटा की माने तो वर्तमान में इनकी संख्या 7000 से लेकर 7700 के आसपास है। और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन मैन मेड सैटेलाइट्स का अर्थ के चारों ओर एक जाल सा बिछा हुआ है। खैर आइए बिना देरी किए हम अपनी इस यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और अर्थ के एकमात्र सैटेलाइट्स मून की तरफ चलते हैं। अभी स्क्रीन पर आपको ये जो गोल, खड्डों से भरी और दागनुमा आकृति दिखाई दे रही है, यही मून है। जी हाँ, कविताओं,
गानों और फिल्मों में चांद की तारीफ हमें जो सुनने को मिलती है, चांद वास्तव में उससे बिल्कुल अलग होता है। इस पर कई सारे बड़े बड़े क्रेटर्स के दाग मौजूद होते हैं जो किसी उल्कापिंड के टकराने की वजह से बने होते हैं। वैसे यहाँ पर एक सवाल उठना लाजमी है कि जब चांद और पृथ्वी दोनों एक दूसरे से मात्र 3,84,000 किलोमीटर दूर ही हैं, फिर चांद पर इतने सारे उल्कापिंड क्यों टकराते हैं और पृथ्वी इससे कैसे बच जाती है? तो दोस्तों, इसका कारण धरती का घना और मोटा वायुमंडल है जो कि किसी भी उल्कापिंड को उसकी तरफ बढ़ने से रोकने के लिए उसे फ्रिक्शंस के द्वारा जला देता है और पृथ्वी की सतह तक पहुंचते पहुंचते बस उसकी राख ही बच जाती है। और वहीं दूसरी तरफ चांद पर वायुमंडल ना के बराबर या यूं कह ले है ही नहीं। अब इससे पहले कि हम अपने स्पेसशिप को मून से दूर ले जाएं, आइए हम आपको यहां से हमारी पृथ्वी का वो खूबसूरत नजारा दिखाते हैं। ये देखिए, चांद से हमारी धरती कैसे एक नीले मार्बल की तरह नजर आ रही है जो कि बिना किसी सहारे के इस अंतरिक्ष में लटकी हुई है। और इस पे मौजूद सफेद रंग का वो बादल जो कि पृथ्वी पर बारिश करवाते हैं और इसे एक नीला ग्रह बनाते हैं। अब हम अपने यान को पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं और जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं, हमारी पृथ्वी साइज में एक छोटे से डॉट की तरह नजर आने लगी है। अभी आपको ये जो चमकता हुआ तारा नजर आ रहा है, असल में वो एक प्लैनेट्स है जिसे हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह भी माना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, यह प्लैनेट वीनस ही है जो सौर मंडल में दूसरे स्थान पर से सूर्य की परिक्रमा करता है। अब चूंकि यह ग्रह धरती की तरह ही चट्टानों से बना है और इसका साइज, मास और डेंसिटी लगभग अर्थ के बराबर ही है, इसलिए इसे धरती की छोटी बहन भी माना जाता है। हालांकि इस ग्रह पर परिस्थितियां पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत हैं। इस पर वातावरण किसी नरक से कम नहीं है। यहाँ अक्सर अम्ल की वर्षा होती है और इसका तापमान भी 465 डिग्री सेल्सियस होता है। वीनस का सबसे गर्म होने की वजह इसका वायुमंडल है, जहाँ सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे यहाँ हमेशा ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिस्थितियां बनी रहती हैं। अब अगर हम वीनस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ें तो हमें यहाँ एक नन्हा सा ग्रह मरकरी दिखाई देता है। जो कि साइज में हमारे मून से थोड़ा ही बड़ा है। यह सूरज के समीप करीबी ग्रह होने के साथ साथ सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भी है। अब चूंकि यह सूरज का सबसे करीबी ग्रह है तो इसका साइड इफेक्ट भी हमें इस ग्रह पर नजर आता है। रात के वक्त मरकरी का तापमान 170 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और वहीं सुबह के वक्त इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। जैसे ही हम अपने
अपने स्पेसशिप को मरकरी के आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है सोलर सिस्टम के किंग के साथ। जो कि अकेले इस पूरे सौर मंडल और इसमें मौजूद ग्रहों की उत्पत्ति का कारण है। यह है हमारा सूर्य, विशाल गर्म आग का गोला, हमारा कर्ता धर्ता। यह सूर्य ही है जिसने अपने गुरुत्वाकर्षण से सारे ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों को एक रेखा में सजा रखा है। यही धरती पर पल रहे जीवन का कारण है और यही धरती पर बदलने वाले मौसम की वजह भी। अब जैसे ही सूर्य से आगे की तरफ हम अपना अंतरिक्ष यान लेकर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ एक लाल ग्रह दिखाई देता है जो कि काफी तेजी से सूर्य का चक्कर काट रहा है। इसे वैज्ञानिक मंगल ग्रह या फिर मार्स का नाम देते हैं। इसे धरती का सबसे नजदीकी ग्रह भी माना जाता है और रहने के लिए पृथ्वी के जैसे अनुकूल तापमान होने की वजह से वैज्ञानिक इस ग्रह पर भविष्य में मानव सभ्यता को स्थानांतरित करने की तैयारी में भी हैं। वैज्ञानिक तो ये तक मानते हैं कि एक समय पर मंगल पर भी धरती की तरह जीवन पनपने की शुरुआत हो चुकी थी और यहाँ पर एक्वाटिक लाइफ की शुरुआत भी हो गई थी, लेकिन किसी आसमानी आपदा की वजह से ये कभी धरती जितना इवैल्यूएट नहीं हो पाई और धीरे धीरे इस पर से इनका खात्मा हो गया। अब जब हम मंगल तक आ ही पहुंचे हैं तो यहां से मुड़ के आइए हम एक बार अपनी प्यारी पृथ्वी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी स्क्रीन पर आपको ये डॉट जैसा स्टार नजर आ रहा होगा। ये है मंगल से दिखने वाली हमारी प्यारी सी धरती। ठीक जिस तरह धरती से मंगल एक तारे की तरह नजर आता है, उसी तरह मंगल से हमारी पृथ्वी एक डॉट जैसे तारे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आती है। और यही चीज हमें यह एहसास दिलाती है कि बस इस छोटे से सोलर सिस्टम में हमारा अस्तित्व एक डॉट मात्र है। तो फिर इस ब्रह्मांड में तो हम एक एटम के बराबर भी नहीं होंगे। खैर, इसका पता तो हमें वीडियो के अंत में चलेगा। आइए अब अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और अपने यान को आगे जुपिटर की तरफ ले चलते हैं, जो कि सोलर सिस्टम में मौजूद एक गैस जियांट है। पर ये क्या, ये इतने सारे चट्टान इस बीच रास्ते में कहां से आ गए? हमें लगता है कि हम अभी मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजर रहे हैं, जहां सोलर सिस्टम की ज्यादातर चट्टानें सूरज का चक्कर लगाती हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये चट्टानें अपने अंदर भारी मात्रा में पानी जमा करके रखती हैं। और धरती पर भी प्राचीन काल में इसी के टकराने की वजह से इसका पानी धरती की सतह पर पहुंच पाया था। तो फाइनली हम इस बेल्ट को पार करके अगले ग्रह के पास पहुंच ही चुके हैं। अभी आपको ये जो विशाल ग्रह नजर आ रहा है, ये बस गैस से बना हुआ एक विशाल ग्रह है, जहां धरती जैसी कोई सॉलिड सरफेस मौजूद ही नहीं है। यानी कि अगर भविष्य में कभी धरतीवासी इस पर लैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये इसकी गहराई में गिरते ही चले जाएंगे।
वैसे जुपिटर अपने ऊपर उठने वाले भयंकर तूफान के लिए काफी प्रसिद्ध है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको जो एक बड़ा सा रेड कलर का धब्बा दिख रहा है वो यहाँ से उठने वाला तूफान ही है जो न जाने कितने वर्षों से यहाँ उठ रहा है। अब हम अपने इस सफर को तेज करते हुए अगले प्लेनेट के पास आ पहुंचे हैं और हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह ग्रह कौन सा है। जी हां, यह क्वींस ऑफ प्लेनेट कही जाने वाली प्लेनेट सैटर्न ही है जो कि अपने खूबसूरत रिंग्स की वजह से पूरे सोलर सिस्टम में काफी प्रसिद्ध है। अभी जो आकाशीय पिंड आपको नजर आ रहा है ये कोई ग्रह नहीं बल्कि एक उपग्रह है। दरअसल ये सैटर्न का उपग्रह टाइटन है जहां पृथ्वी जैसी ही हवा, पानी और वायुमंडल मौजूद है। यहाँ तक कि यहाँ पृथ्वी की तरह मौसम में भी बदलाव होता है और इसलिए वैज्ञानिक यह मानते भी हैं कि हो न हो भविष्य में हम मनुष्य इस ग्रह पर बस सकते हैं। आइए अब हम इस सैटेलाइट से दूर सोलर सिस्टम के अंतिम 2 नीले ग्रहों को देखते हैं। तस्वीर में दिख रहा ये प्लैनेट यूरेनस है जिसकी खोज टेलीस्कोप की खोज के बाद हुआ था और अंत में ये जो आपको प्लैनेट नजर आ रहा है ये नेपच्यून है। इसे हमारे सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह माना जाता है। वैसे इसके बाद आगे जाने पर भी हमें एक प्लैनेट मिलता है जिसे हम डॉर्फ प्लैनेट या फिर बौना ग्रह का नाम देते हैं। जी हाँ, हम प्लूटो की बात कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में यह ग्रह सूरज से इतना दूर है कि इस पर नजर रख पाना वैज्ञानिकों के लिए बेहद ही मुश्किल काम है और चूंकि यह आसानी से वैज्ञानिक की नजर में भी नहीं आता इसलिए इसे सोलर सिस्टम के प्लैनेट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वैसे इसके कई तकनीकी कारण भी हैं जो कि हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि अभी वक्त हो गया है अपने स्पेसशिप को सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में ले जाने को। जैसे जैसे हम इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ बढ़ रहे हैं हमें स्पेस बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। अभी हम अपने सूर्य से तकरीबन 13 बिलियन किलोमीटर दूर हैं और यह जो आकाशीय पिंड आपको नजर आ रहा है वो है सेडना 90377। यह बौना ग्रह इतनी दूर पर से भी सूर्य का चक्कर लगाता है। इसकी खोज साल 2003 में वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी और यह सूरज का एक चक्कर लगाने में 10,000 साल का वक्त लेता है। इस ग्रह को पार करने के बाद फाइनली अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ हमारी मुलाकात किससे हुई है। वायेजर 1 आज तक में पृथ्वी में सबसे दूर भेजी गई और इंटरस्टेलर में पहुंची सबसे पहली ऑब्जेक्ट है। यह हमारी पृथ्वी से तकरीबन 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है और यह 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम से और दूर जाता ही जा रहा है। पर आज हम इसे भी पीछे छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस को पार करने वाले हैं। पर आइए इससे पहले हम आपको इतने अरब किलोमीटर की दूरी से सूरज की तस्वीर तो दिखा दें। ये जो आपको आम सा एक छोटा सा तारा एक डार्ट की तरह नजर आ रहा है यह हमारा सूर्य है जो इंटरस्टेलर स्पेस से बस एक डॉट मात्र नजर आ रहा है। इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी कैसी नजर आएगी या फिर नजर आएगी भी या नहीं। फाइनली हम इस विशाल का इंटरस्टेलर स्पेस को पार करके अपने सबसे नजदीकी तारामंडल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे सूरज की रोशनी को पहुंचने में तकरीबन 4 साल का वक्त लगता है और यह है एल्फा सेंचुरी।
यह स्टार सिस्टम 3 तारों का एक समूह है जिसमें 2 तारे अल्फा ए और अल्फा बी एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। बाइनरी स्टार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और बाकी ग्रह इस बाइनरी स्टार की परिक्रमा करते हैं, जिसमें यह सवाल भी उठता है कि इस बाइनरी सिस्टम के चक्कर कौन कौन से ग्रह लगाते हैं। तो दोस्तों, इस स्टार सिस्टम का एक ग्रह प्रोक्सिमी सेंचुरी बी है। जहां वैज्ञानिक एलियन लाइफ के होने की कल्पना करते हैं। उनके अनुसार प्रोक्सिमी सेंचुरी बी पृथ्वी की तरह ही एक हैबिटेबल प्लेनेट है और इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि इस प्लेनेट पर लाइफ कोई ना कोई फॉर्म में मौजूद जरूर है। आइए अब हम इस स्टार सिस्टम से आगे अपने सफर को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी हम पृथ्वी से तकरीबन 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और अभी आपको जो सामने नजर आ रहा है ये एक बेबी स्टार सिस्टम है, यानी कि इस पूरे सिस्टम का जन्म ही अभी हुआ है और इसका स्टार अभी अपने इनिशियल फेज में ही है। यहाँ पर अभी तक ग्रहों की उत्पत्ति भी नहीं हुई है और ऐसा होने में अभी कई अरब साल का समय बचा है। जी हाँ, हमारे लिए भले ही अरब साल एक लंबा समय हो सकता है, पर ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में ये समय कुछ घंटों के बराबर भी नहीं है। आइए अब हम इस बेबी स्टार सिस्टम को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और सामने आपको जो तारा मंडल दिख रहा है यह एक तरह से हमारे सौर मंडल का जुड़वा तारा मंडल ही है, क्योंकि इसका जन्म हमारे सौर मंडल के जन्म के वक्त ही हुआ था। ग्लाइज 581 नामक यह स्टार एक रेड डॉर्फ है जिसके ऑर्बिट में एक ऐसा ग्रह चक्कर काट रहा है जो हूबहू पृथ्वी की तरह ही है और इसलिए वैज्ञानिक इस पर एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी का अंदेशा करते हैं। चलिए अब हम इससे भी आगे अपने अंतरिक्ष यान को बढ़ाते हैं और अपने गैलेक्सी मिल्की वे से बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अभी आपको जो गैलेक्सी नजर आ रही है यह मिल्की वे ही है, जहां हम सभी एक एटम से भी छोटे ग्रह पर रहते हैं और यहाँ से तो हमारा ग्रह छोड़िए, हमारे सूर्य का भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। मिल्की वे गैलेक्सी इतना विशाल है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करे तो इसे पार करने में 1 लाख साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा और इसलिए फिलहाल मानव के लिए तो इस गैलेक्सी के पार जा पाना आने वाले हजारों सालों के लिए पॉसिबल नहीं है। पर ये क्या, मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर आते ही हमें तो वहां इसके जैसे ही लाखों गैलेक्सी नजर आने लगी, जो कि न सिर्फ साइज में इससे बड़ी हैं बल्कि इससे चमक में भी काफी ज्यादा हैं, यानी कि इनमें मिल्की वे गैलेक्सी से भी दोगुनी तिगुनी ज्यादा तारों का समूह मौजूद है। वैसे गैलेक्सी के इस छोटे से झुंड को वैज्ञानिक लोकल ग्रुप का नाम देते हैं और यह 10 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। अब जैसे जैसे हम इन लोकल ग्रुप से और दूर बढ़ रहे हैं, हमारी आंखें और भी लोकल ग्रुप विटनेस कर रही हैं। यहाँ ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सीज के लोकल ग्रुप्स मौजूद हैं जिन्हें एक साथ मिला के वायरगो सुपर क्लस्टर का निर्माण हो रहा है। अब जैसे ही हम इस वायरगो सुपर क्लस्टर से दूर जा रहे हैं, हमें इन वायरगो सुपर क्लस्टर का भी ग्रुप नजर आ रहा है जिसे वैज्ञानिक लैनियाकी सुपर क्लस्टर का नाम देते हैं। यह सुपर क्लस्टर न जाने कितने अरबों लाइट ईयर में फैला हुआ है। दोस्तों, अभी हम अपनी धरती से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमें अपना सूरज तो छोड़िए, हमारा वायरगो सुपर क्लस्टर भी एक डॉट के समान नजर आ रहा है। हम एक तरह से जन्नत में पहुंच चुके हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान कभी 1 लाख बार जन्म लेकर भी नहीं पहुंच पाएगा, पर अभी भी हम अपने यूनिवर्स के छोर पर नहीं पहुंचे हैं। इसके लिए हमें इस लैनियाकी सुपर क्लस्टर से दूर जाना होगा। अब हम इस लैनियाकी सुपर क्लस्टर से भी लाइट की स्पीड से दूर जा रहे हैं और फाइनली
अब हम इस लाइनिया की सुपर क्रिस्टल के ग्रुप के बाहर आ चुके हैं, जो कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। जी हाँ दोस्तों, हम फाइनली अपने यूनिवर्स के छोर पर आ पहुंचे हैं, जहां से हमारा ब्रह्मांड समाप्त हो चुका है। तो क्या दिख रहा है आपको यूनिवर्स के इस छोर पर? यहाँ बाकी अन्य ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिसे हम मल्टी यूनिवर्स का नाम देते हैं। हमारे ब्रह्मांड जैसे ही कई सारे ब्रह्मांड इस विशालकाय अंतरिक्ष में मौजूद हैं, जिसके बारे में हमारी नॉलेज बिल्कुल जीरो है। तो दोस्तों, हमारा ये सफर यहीं पर खत्म होता है। खगोल शास्त्री की माने तो हमारे इस ब्रह्मांड के बाद इस अंतरिक्ष में लाखों और भी ब्रह्मांड मौजूद हैं, जहां यहाँ जैसे ही और भी स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, और वहां पर भी यहाँ के जैसे ही लाइफ फॉर्म मौजूद है, क्योंकि उनके अनुसार ब्रह्मांड में हर एक एटॉमिक पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स खुद को रिपीट जरूर करते हैं। और ऐसे में हमारे ब्रह्मांड, हमारे गैलेक्सी और हमारे सोलर सिस्टम का रिपीट कहीं ना कहीं दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद जरूर होगा, और इसे ही मल्टीवर्स का नाम दिया जाता है। वैसे अगर आप मल्टीवर्स के बारे में जानने में और भी इच्छुक हैं, तो आप हमारी मल्टीवर्स पर बनी डॉक्यूमेंट्री नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। मैं हूं आपका दोस्त दिग्विजय और आप देख रहे थे KS ज्ञान चैनल। लेट द मिस्ट्रीज अनफोल्ड।